सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं कि बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग, और इसका नाम है सामान्य संभावना वितरण। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आखिर क्या होता है मेरे भाई। अगर आप जो है इसको नहीं पढ़कर जा रहे हो तो ये समझ लीजिए आप अपने एग्ज़ाम में जो है सबसे बड़ी गलती करके जा रहे हो। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में फिक्स क्वेश्चन है। इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको कुछ नहीं करना, मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको जो है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर्स बताइए, ठीक है, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है, इसका जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी बताइए कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, ठीक है, इसके गुण आ जाए, इसकी विशेषता आ जाए। तो आपको वही सब बातें लिखनी है जो हम अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बड़ा क्वेश्चन आएगा और गारंटीड क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। सिर्फ आपको अपने पास 7 से 8 पॉइंट बताने हैं। आप बस 7 से 8 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, 8 से 10 पॉइंट बस वो आप लिख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पहले तो क्या होता है, पहले आप जरा ये समझिए, ठीक है। जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप चाहो तो साथ साथ लिख भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको जो है समझ में नहीं आने वाला है। पहले आप देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये होता क्या है। देखिए क्या कह रहा है ये, यहाँ से देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। ये कह रहा है कि भाई जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो सांख्यिकी के अंदर जो है ना, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सांख्यिकी सिद्धांतों में इसका जो है काफ़ी महत्व है, खासकर कब, जब पॉपुलेशन पैरामीटर की बात होती है। हम सांख्यिकी अनुमानों में जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये जो है कहाँ पर यूज़ होता है और किस चीज़ के लिए जो है ये यूज़ होता है। तो कह रहा है भाई ये जो है ऊंचाई के लिए, वजन के लिए, दूरी के लिए, उत्पादन के लिए या वैज्ञानिक माप आदि इनसे संबंधित व्यवहारिक समस्याओं में व्यापक रूप से जो है प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हमें कहीं पे हाइट, वेट, डिस्टेंस, प्रोडक्शन, इन सब की जो प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्ल फ्रेडरिक गॉड्स ने जो है इसका यहाँ पे वो दे रखा है, इन्होंने जो है सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है सटीक गणितीय सूत्र जो है प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको जो है गाउसी का वितरण भी कहते हैं। ये बात आपको जो है सबसे पहली बात तो ध्यान में रखनी है। अगर वो आपसे बोलता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या होता है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको जो है लिख कर आ जाना है। अब वो आपसे अगला पूछेगा कि जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके फीचर्स बताइए, इसकी कंडीशन बताइए, इसके गुण बताइए, और ये कहाँ पे जो है यूज़ होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अब एक एक चीज़ आपको जो है समझनी है, ठीक है जी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके गुण बताने या फीचर्स या कुछ भी आ जाए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज़, ठीक है। पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये होता क्या है, ठीक है जी। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये, इसको जो है हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये क्या है, ये जो कर्व आप ये देख रहे हैं ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। अब ये क्या बला है, यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन और यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल सेंटर में मीन। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जाता है और ये यहाँ से ऐसे जाता है, ये एक्स एक्स को जो है टच नहीं करता। पहले आप इसकी फिगर देख लीजिए, ये जो है इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इसके बारे में आपको जो है कुछ फीचर्स पता होने चाहिए। इस चीज़ का यूज़ हम किस लिए करते हैं, क्या है इसके, ये अंदर का पोर्शन जो है ये क्या बताता है, ठीक है, ये जो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ये क्या होता है, ये सारी की सारी बातें आपको जो है मेरे भाई ध्यान से समझनी है। पहले आपको ये समझ गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसका यूज़ जो है हम किस लिए करेंगे। ये आप ये कह सकते हो, इसका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ऊंचाई, वेट, अभी जो हम ऊपर पढ़ के आए, ये जो है ग्राफ पर प्रोबेबिलिटी बताता है। आपको क्या बताता है ये आपको ग्राफ पर प्रोबेबिलिटी बताता है, ये आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इस कर्व के बारे में आपको कुछ विशेषताएं जो हैं पता होनी चाहिए। वो क्या विशेषताएं हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो एक एक लाइन आप लिखते रहेंगे जो जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि माध्य और मानक विचलन सामान्य वितरण के दो पैरामीटर हैं। अभी हमने जो पीछे वहाँ पे कर्व देखा, वहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, वहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें लिखी हुई थी, एक तो मीन लिखा हुआ था और एक स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ था।
तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसके जो है दो पैरामीटर होते हैं, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस तरीके का बनेगा, उसकी आकृति क्या होगी, ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ठीक है जी। अच्छा जी, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि माध्य और मानक विचलन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, माध्य और मानक विचलन ये दो जो है इसके मेन पैरामीटर है। ठीक है, ये यहाँ से और कुछ भी आपको नहीं लिखना, बस एक लाइन यही लिख दी है, आपका काम हो गया। ठीक है जी, ये हो गई बात। दूसरी बात आपको क्या लिखनी है, दूसरी बात आपको ये लिखनी है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका माध्य, माध्यक और बहुलक तीन चीजें होती हैं, मीन मीडियन मोड, ये तीनों के जो है मान क्या होते हैं, मेल खाते हैं। मतलब मीन मीडियन और मोड स्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई इसका जो मीन है वो मीन जो है, मीन मीडियन और मोड, मीन मीडियन और मोड, माध्य माध्यक बहुलक तीनों आपस में क्या होते हैं, तीनों आपस में जो है बराबर होते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि बंटन के शिखर से हम क्षैतिज अक्ष पर एक लंब खींचते हैं तो भाई ये इससे क्या दर्शाएगा, मीन मीडियन मोड की वैल्यू दिखाएगा। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे जो है वो मीन लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए भाई इसकी मान लो मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, अब मान लो भाई मान लो यहाँ पे वैल्यू 3 आ गई, एक एग्जांपल के लिए मान लो 3 है। अब अगर मीन की वैल्यू 3 है तो मीडियन की वैल्यू भी 3 होगी और मोड की वैल्यू भी 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों आपस में जो है बराबर होते हैं। ये जो है यहाँ पे बता रहा है। ठीक है जी, ये भी बात समझ में आ गई। ये आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा जो है लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसके दो मेन पैरामीटर होते हैं, मीन मीडियन मोड नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तीनों बराबर होते हैं। और अगर हम एक क्षैतिज अक्ष से अगर हम लंब खींचते हैं, ठीक है, तो भाई हमारे को मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू जो है वो देगा। ठीक है, क्या कह रहा है, ये एक समान बंटन है और वक्र पर अपना अधिकतम मान कहाँ पर प्राप्त करेगा, यहाँ पर प्राप्त करेगा। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पर होगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू मीन। ये किसका साइन है, ये मीन का साइन है, माध्य का साइन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भाई यहाँ पर होगी, यहाँ पर, क्योंकि यही तो जो है इसका मीन है भाई, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पे है ना ये, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पर इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये कहाँ पर है, ये है मीन पर। तीसरी बात ये आपको समझ लेनी है। ठीक है जी, ये भी बात आ गई समझ में। अब जरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। 3 पॉइंट ये हो गए आपके। ठीक है जी, 3 पॉइंट ये हो गए आपके। ये हो गया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों बराबर होते हैं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, जहाँ पे x इज इक्वल टू मीन होगा, जहाँ पे x कोई भी एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। ये क्या होता है, इसको बाहर में जा दीजिए। x जो है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, जहाँ पे भी ये मीन के बराबर होगा वहाँ पर इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है जी, अब जरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब जरा मेन बातें हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये जो है ना, देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये कह रहा है कि ये जो है ना एक घंटी के आकार का होता है और एक सममित वक्र है। सममित का मतलब होता है कि भाई ये जो एक सिमेट्रिक कर्व होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, और ये क्या कहते हैं, घंटी के आकार का होता है, इसका मतलब क्या होता है। और यदि वक्र को बीच से मोड़ दिया जाए तो दोनों भाग सिमेट्रिक होंगे, समपाती होंगे। माध्य के बाईं ओर का वक्र के आकार जो है वो बाईं ओर और दाईं ओर दोनों एक दूसरे के दर्पण हैं, एक दूसरे की छवि है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखिए ये कर्व है, ये जो है ये कर्व है। ठीक है, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको यहाँ से मोड़ दूँ, बिल्कुल सेंटर से अगर मैं इसको यहाँ से मोड़ दूँ, तो ये कह रहा है कि भाई ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो बराबर होगा इस वाले पोर्शन के बराबर होगा। मतलब जितना क्षेत्र यहाँ पर कवर है उतना ही एरिया यहाँ पर कवर है। दोनों में जो है इक्वल का एरिया कवर होगा। अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ से मोड़ दूँ, इस चीज़ को सिमेट्रिक कहते हैं।
अगर वो चीज़ आपको याद नहीं हो रही सममितित या संपाती, तो आप सिमेट्रिक वर्ड जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि मैंने बोला ये ग्राफ पर जो है वैल्यू दिखाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ये ग्राफ पर जो है प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है। तो अगर ये वाला एरिया 0.5 है तो ये वाला एरिया भी 0.5 होगा, ठीक है। ये जो है इसका कहने का तात्पर्य है। अच्छा जी, और घंटी के आकार का क्या मतलब होता है, तो वो तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपको दिख ही रहा है कि इसकी जो आकृति है वो कैसी है, वो घंटी के आकार की है। तो ये हो गया आपका 4th पॉइंट, ठीक है। एक एक लाइन भाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ लीजिए, ये फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। पहला मैंने आपको बता दिया 2 पैरामीटर होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पर होगी जहाँ पे x इज इक्वल टू मीन माध्य के बराबर होगा, घंटी के आकार का होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है दोनों साइड दाईं ओर का क्षेत्र बाईं ओर के क्षेत्र के बराबर होता है, दोनों एक दूसरे की छवि होते हैं, दर्पण होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, 5th पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वितरण की परिवर्तनशीलता के मूल्य से निर्धारित होता है। मतलब कि इसके 2 पैरामीटर हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मूल्य जितना अधिक होगा वितरण का प्रसार उतना ही अधिक होगा और वितरण की चौड़ाई भी उतनी ही अधिक होगी। एंड समान माध्य और भिन्न मानक विचलन, समान माध्य का मतलब सेम मीन बट डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन वाले 2 सामान्य वितरण वक्रों को नीचे आकृति में दिखाया गया है। हम देख सकते हैं कि दोनों बंटन जो हैं वो सिमेट्रिक हैं और घंटी के आकार के हैं। हालांकि वितरण ए में अवलोकन के अधिक फैले हुए हैं, इसका वक्र चपटा है और वितरण बी की तुलना में मोटी पूंछ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप 2 डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, यहाँ पे देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन ए है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बी है। ये वाला जो है रेड वाला, ये डिस्ट्रीब्यूशन ए है और ये वाला जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बी है, ठीक है। अब भाई यहाँ से आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से मान लीजिए मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, ठीक है। अभी हम ऊपर क्या पढ़ के आए कि अगर हम भाई कहीं से भी स्ट्रेट लाइन लिए वो मीन की वैल्यू दे रहा है, तो इस पॉइंट पे मीन की वैल्यू बराबर है, ठीक है। दोनों का मीन जो है वो ये है, ठीक है। अब मीन तो दोनों का सेम है, लेकिन आप ये देखेंगे जो ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा चपटा है, ठीक है। ये वाला क्या है, ये थोड़ा चपटा है। और ये वाला देखिए क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ए है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 है और बी वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन वो 5 है। मतलब इसकी आकृति मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिपेंड करती है, खासकर स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो ये थोड़ा मोटी पूंछ वाला बनेगा, थोड़ा चपटा बनेगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो ये थोड़ा इस तरीके का बनेगा, और कम होगा तो और ऐसा बन जाएगा। तो ये जो है आपको 5th पॉइंट के अंदर बताया गया है कि भाई ये कितना इसका अधिक कितना प्रसार होगा, इसकी चौड़ाई क्या होगी, ये इसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर मीन सेम है और डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन है तो किस तरीके से कर्व बनते हैं वो आपको नीचे बताया गया है, ठीक है। दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों घंटी के आकार के हैं, लेकिन क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग है इसलिए दोनों की जो आकृति है वो अलग अलग बनी है। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ए में थोड़ी मोटी पूंछ वाला है, उसमें थोड़ा पतली पूंछ वाला है, ठीक है। पूंछ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पूंछ का मतलब ये जो होता है ना, ये मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर भी पढ़ा चुका हूँ, इस चीज को जो है पूंछ कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 के अंदर क्या है, कह रहा है ये जो है माइनस के इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी तक होता है। मतलब ये इस तरफ जो है ये माइनस का इन्फिनिटी है और इस तरफ जो है ये प्लस का इन्फिनिटी है, ठीक है। और वक्र की पूंछ जो है वो दोनों दिशाओं के अनंत तक फैली होती है और एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करते, ये इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो है ये इसको टच नहीं करेंगे, यहीं अनंत की ओर क्या हो जाएगा, यहीं अनंत की ओर जो है बढ़ते रहते हैं। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6। और ये ग्राफ भी आप इस तरीके से आप बनाकर आना चाहो तो ये ग्राफ भी आप इसके अंदर बनाकर आओगे, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी हो जाएगी और आपको नंबर जो है वो बहुत ही अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। क्या है, कह रहा है कि ये जो एक बंटन है ना, एक प्रायिकता घनत्व फलन है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ये प्रायिकता घनत्व फंक्शन। और हम जानते हैं
कि एक सतत यादृच्छिक मतलब एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की जो प्रायिकता वक्र के नीचे का जो क्षेत्र है, मतलब ये यही कह रहा है कि ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। मतलब ये जो है आपको ग्राफ पर प्रोबेबिलिटी बताता है, और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो आप जानती है 0 से 1 के बीच में होती है। तो आप ये लिख सकते हो, इस 7वें वाले पॉइंट में क्या लिखना है आपको, पहले आप लिखेंगे कि ये बंटन एक प्रायिकता घनत्व फलन है, ये लिखेंगे, इसलिए वक्र के नीचे का कुल क्षेत्र जो है वो 1 है। ऐसे ये वाली लाइन लिखेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको जो है कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। ये एक प्रायिकता घनत्व फलन है, इसलिए इसका नीचे का कुल क्षेत्र जो है वो 1 होता है। ये आप जो है यहाँ पे लिखेंगे। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक है, टोटल नीचे का सारा एरिया 1 है। असिमेट्रिक का मतलब मैंने क्या बोला कि भाई दोनों तरफ बराबर होंगे। अभी मैंने आपको भाई अगर ये सिमेट्रिक है, अभी मैंने आपको समझाया भाई ये अगर ये सिमेट्रिक है, ठीक है, और टोटल एरिया 1 है, तो ये कितना होगा, 0.5 इधर होगा और 0.5 इधर होगा। तो यही आपको 8 पॉइंट में बताया गया है कि भाई 0.5 दाईं ओर और 0.5 बाईं ओर जो है वो होगा। ये आपको 8वें पॉइंट में बताया गया है। अगर ये वाला वर्ड आपको याद ना हो रहा, सममितित या संपाती, तो आप जो है सिमेट्रिक वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वक्र का जो मोड़ बिंदु होता है, मोड़ बिंदु को होता है ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं इसको। ये एक ऐसा बिंदु होता है जहां वक्र अपनी वक्रता को अपने दोनों पक्षों में बदल देता है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो कर्व की जो स्पीड है, जो उसकी आकृति है वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। जहाँ कर्व अपनी स्पीड बदल देता है उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के रिगार्डिंग। अब अगला जो पॉइंट है ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, ये आपको बनाकर आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे भाई अनुभाविक रूप से यह देखा गया है कि आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित अंतरालों में अनुमानित प्रतिशत क्षेत्र, क्या लिखा हुआ है, मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, कुल परीक्षणों का इतना प्रतिशत है, अर्थात सभी परीक्षणों का 68.27% वितरण के माध्य के एक मानक क्षेत्रफल के भीतर है। इसी तरह 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर इतना क्षेत्र आता है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर इतना क्षेत्र आता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये कर्व आपको बनाकर आना है, ठीक है। ये जो यहाँ डायग्राम बना हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं, ये एक्स अक्ष को नहीं छू रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कर्व हो गया, ठीक है। घंटी के आकार का है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ मीन पे, ठीक है जी। एंड एक्स अक्ष को नहीं छू रहा, वाई अक्ष को नहीं छू रहा, और ये आपका जो है भाई सिमेट्रिक है। इस तरफ जो है 0.5 इधर है, इस तरफ जो है 0.5 इधर है। 2 पैरामीटर हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब ऊपर जो हम ऊपर पढ़ के आया सारा उसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। अब ये आपको बनाकर आना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा, यहाँ इस तरफ जो है प्लस की वैल्यू चलेगी, इस तरफ जो है माइनस की। जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ लिखा हुआ है मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो पहले वाले में, इस वाले में कितना एरिया आता है, कितना एरिया आता है, 68.2% एरिया आता है। अब क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है तो 34.1 इधर, 34.1 इधर। और फिर u प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, u माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना एरिया आता है, 95.4। ये संख्याएं आपको याद कर लेनी है, रट लेनी है। फिर इसका, ठीक है, अब इसका इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 95 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 वाले में कितना आ जाएगा, 3 वाले में आएगा आपका 99.7, ठीक है। इन सबको जोड़ दीजिए तो आपका 99.7 आ जाएगा। ये जो कर्व यहाँ पे बनाया गया है, अगर आप ये बनाकर आते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके नंबर कटने से कोई भी नहीं रोक सकता है, आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर ये ग्राफ आप बनाकर आ जाते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर्व है, ठीक है। ये 10 पॉइंट मैंने आपको, एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसमें क्या, किस पॉइंट का क्या मतलब होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसकी उपयोगिता जो है कहाँ पर होती है, ये देख लीजिए कि ये जो है कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। 2-3 पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे एक शॉट के हिट होने की संभावना की हमें गणना करनी हो, या विज्ञान की अधिकांश शाखाओं में सांख्यिकी अनुमान लगाना हो, प्रयोगात्मक माप में संयोग की गई त्रुटियों की गणना करनी हो। ये 2-3 इसके एग्जाम्पल हैं जहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन प्रॉब्लम पर लागू होता है, ये आपसे पूछा जाएगा।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके गुण बताइए, विशेषता बताइए, वो मैंने आपको बताया। और कहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा ये मैंने आपको जो है बताया है। ठीक है, थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आप पढ़ के जाइएगा, पिछली बार भी आया था, मैंने बताया था ये आएगा ही आएगा और इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह बहुत कम चांसेस में न्यूमेरिकल आए, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके गुण बताइए। ठीक है, इसका उपयोगिता बताइए, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। ये सारी बातें भाई आपको ध्यान रखनी है कि एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पैरामीटर हैं, किसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही आसान और बहुत ही हलवा चैप्टर है ये। ठीक है, सिर्फ आपको 10 पॉइंट याद कर लेने हैं, फिगर वगैरह याद कर लेनी है, आपका काम हो जाएगा। कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।